अभी सबसे पहले तो जो लास्ट सेशन में हमने बात की थी वो किया था कि क्यूबरनेट्स में क्लस्टर कैसे बनाते हैं, उस क्लस्टर पे लॉगिन कैसे करते हैं। ठीक है। जब कनेक्ट कर लिया क्लस्टर से तो उसके बाद हम क्यूबरनेट्स की कोई भी कमांड यूज करके हम कंटेनर्स यूज कर सकते हैं। लेकिन अब इसके बीच में मेरे पास मल्टीपल कंटेनर्स हैं तो उनकी नेटवर्किंग कैसे होती है, कंटेनर्स वर्क कैसे करते हैं, बैकग्राउंड में क्या चीजें होती हैं, ये थ्योरी का पार्ट है। ये तो अभी नहीं बताया ना, अभी तो केवल प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि क्लस्टर्स बना रहे हैं तो उसमें हमें रीजनल क्लस्टर बन रहा है, जोनल क्लस्टर बन रहा है, लाइक दैट देखे थे पिछली बार। ये जीकेई स्टैंडर्ड और जीकेई पायलट। पहला क्वेश्चन इंटरव्यू में यही होता है अगर क्लस्टर कुबरनेट्स पे जा रहे हैं कि लाइसेंसिंग मॉड्स क्या हैं। ठीक है। या मॉड ऑफ क्लस्टर क्रिएशंस कितने होते हैं। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड जीकेई स्टैंडर्ड और सेकंड इज जीकेई ऑटो पायलट। डिफरेंस क्या है इसमें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीकेई स्टैंडर्ड एंड जीकेई ऑटो पायलट इज ओनली द licensing differences there. In GKE standard, we have rights to manage the node, which is the cluster nodes, because this is on the basis of license, a pay per node. So we have to pay for the node, and that node is managed by us. ठीक है। Here you can see pay per node. But while you are going to autopilot mode, आप restricted हो जाते हो। आपकी बहुत सी चीजें जो है वो गूगल मैनेज करने लगता है, लाइक नोट्स को भी वही मैनेज करेगा गूगल। आप क्या करोगे, केवल पॉड्स क्रिएट कर सकते हो या कंटेनर्स क्रिएट कर सकते हो, लाइक दैट। पॉड के अंदर कंटेनर होता है। ठीक है। तो आप पॉड मैनेज कर सकते हो, मतलब आप कंटेनर भी मैनेज कर सकते हो। ठीक। और पॉड किसके अंदर होता है, पॉड होता है नोड के अंदर। नोड क्या होता है, इट्स अ सिंपल लिनक्स बेस्ड सर्वर। ठीक है। मींस लिनक्स सर्वर के अंदर हमने पॉड्स बनाया, पॉड बनाने के बाद उसके अंदर कंटेनर बनाते हैं। तो यहाँ पे ये क्या कहते हैं कि पे पर पॉड, जितने पॉड बनाओगे उतने के लिए तुम पे करोगे, हर एक पॉड के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम नोड के लिए पे कर रहे हैं, उसके बाद हम उसके अंदर लिमिटेशन दे दिया कि हम उस पर एक नोड के अंदर हम कितने पॉड्स बना सकते हैं। तो अगर हम 20 से /24 पे देखा था तुमने, एक लिंक दिया था मैंने लास्ट सेशन में, /24 पे 65 to 110 जो पॉड की लिमिट थी, याद आया, जिसको सो मैंने या चेंज किया था। तो वो उतने पॉड्स मैं क्रिएट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे हम पर पॉड का पे कर रहे हैं। दूसरी बात है कि हमारा कंट्रोल भी नहीं है, गूगल कंट्रोल कर रहा है उसको, हम केवल कंटेनर क्रिएट कर रहे हैं। तो मोस्टली जीके स्टैंडर्ड यूज होता है। ठीक है। तो तो ये तो तुम्हारा मोड ऑफ ऑपरेशन, मोड ऑफ लाइसेंसिंग, और यू कैन सी इट्स अ मोड ऑफ क्रिएशन, लाइक इट्स अ कंटेनर लाइसेंसिंग में पेपर नोड जाना है या पेपर पॉड जाना है, कॉस्टिंग कैसे होगी, मैनेज कौन करेगा। ठीक है। ये ऑटो पायलट है, जीकेई ऑटो पायलट होगा ये। ठीक है। इसको कर सकते हैं जी, जो एट द टाइम ऑफ क्रिएशन आता है। ये कब आएगा, जब आप क्लस्टर क्रिएट करोगे कुबरनेट्स के लिए। ठीक है। और यहाँ पे चूज करना होगा कि मुझे स्टैंडर्ड पे जाना है या ऑटो पायलट पे जाना है। लाइसेंसिंग मोड दोनों का लिखा है, प्रोवाइड एडवांस कॉन्फ़िगर। स्टैंडर्ड पे क्या था, लाइसेंस मोड। एज पर नोट। हम्म। और यहाँ पे क्या था, पोर्ट। और बेस्ड ऑन पोर्ट्स। पेपर पॉड। अब पहले ये क्वेश्चन आएगा ना कि पॉड क्या है, क्योंकि पॉड तो पता नहीं, कभी काम किया नहीं पॉड पे, हम तो सर्वर पे काम करने वाले बंदे। ठीक। तो
सिंपली एक चीज समझो कि जब हम सर्वर कोई क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले मेरी जो आउटर यूनिट होती है, ये मेरा क्लस्टर है, ठीक। इस क्लस्टर के अंदर जब हम कोई चीज बनाएंगे तो दैट इज पॉड, और उस पॉड को अंदर कंटेनर होता है। अब पॉड होता क्या है? पॉड की वैसे तो डेफिनेशन बहुत बहुत ज्यादा लंबी मिलेगी तुम्हें, ठीक। बट अगर हम डिफाइन करने बैठे हैं इसको, तो सिंगल लाइनर डेफिनेशन ये होती है कि पॉड इज अ लॉजिकल बाउंड्री इन विच वी क्रिएट कंटेनर्स, ठीक। कंटेनर्स, हिंदी में अगर हम तुम्हें बताएं कंटेनर्स क्या होते हैं, तो कंटेनर्स वो हैं जो हमारी सर्विसेज होती हैं। सपोज तुम्हें वेब सर्वर चाहिए, कौन सा वेब सर्वर चाहिए? एनजीनेक्स का वेब सर्वर चाहिए। तो एनजीनेक्स की हम अ, जो भी एप्लीकेशन है या जो उसका पैकेज होता है वो डाउनलोड करेंगे। और डाउनलोड कहाँ से करते हैं? डॉकर से करते हैं। डॉकर हब होता है उसके लिए, डॉकर हब की रिपोजिटरी होती है। डॉकर के भी कमांड्स मैं बताऊंगा इसके बाद। तो डॉकर से हम वो इमेज ले लेते हैं, बनी बनाई इमेज होती है, उसकी केवल लोकेशन देना होता है हमको, वो डाउनलोड हो जाती है। या तो हम उसको पुल कर लें, पुल करेंगे, इमेज आ गई, उस इमेज को यूज करके हम कंटेनर बना देंगे। कंटेनर बना वो एप्लीकेशन में डिप्लॉय करती, लाइक विंडोज सर्वर में क्या होता है, तुम्हें एंटीवायरस डालना है तो एंटीवायरस के लिए तुम पैकेज EXE डाउनलोड करते हो और उस EXE को इंस्टॉल कर देते हो, राइट। यहाँ पे भी वही है कि हमें वे सेम है, EXE ना लेके हमको कंटेनर इमेज लेनी है जो कि डॉकर में मिलेगी। डॉकर कंटेनर इमेज हमने उठाई, उस डॉकर की कंटेनर इमेज को हमने यहाँ पे अप्लाई किया, तो जब वो इंस्टॉल होगी वो एक कंटेनर बन जाएगी। अब उस कंटेनर को हम बाहर से एक्सेस कर सकते हैं। समझ में आया? सॉरी फॉर इन जी सर। हम्म। सर ये आईएस किस फॉर्मेट में होती है जो डॉकर इमेज होती है? ये इमेज फॉर्मेट होती IO करके ही होती आईईओ। है, डॉट IO करके। ओके। इमेज में कोई फॉर्मेट नहीं होता है, इमेज में आप केवल इमेज नेम देते हो और उसका वर्जन देते हो। लाइक अगर मैं तुम्हें इसका लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ। आईएसओ एक्सटेंशन होता है सर। हम्म। आईएसओ। नहीं नहीं, ISO और EXE वो विंडोज पे चलती थी। ये डॉकर इमेज के लिए अभी मेरे पास डॉकर हब का पासवर्ड मुझे याद नहीं है। जैसे कोई भी हम करते हैं बस हम इमेज नेम देते हैं, जैसे nginx लेना है तो हमने nginx दे दिया। nginx के बाद अगर हमें और कोई इमेज लेनी है, उसका लेटेस्ट वर्जन लेना है, तो इमेज के साथ में उसका वर्जन दे दिया 1.6 या 1.8। डॉकर हब, डॉकर हब सर्च करोगे डॉकर हब आ जाएगा उस पे। जैसे ही एंटर करोगे यहाँ पे तुम्हें जितनी भी एप्लीकेशंस हैं या जो कुछ भी है उससे रिलेटेड, ये आ गया, ये आ गया। और कहाँ है यार ब्रिज?
ठीक है, फिर साइन इन कर ले रहा है। ठीक, अब ये डॉकर हब में आ गए। डॉकर हब में ये तुम्हारी इमेज पड़ी हुई है। ठीक, ये सारी इमेजेस हैं। उबंटू, माई सीक्वल, पोस्टग्रेस, बिजी बॉक्स, कोई भी चीज़ तुम्हें इंस्टॉल करनी, तुम्हें केवल ऑप्शन देना है पुल इमेज नेम, और उसको पुल कर लेना है वो इमेज यहाँ पे आके। और उस जैसे ही इमेज आके जीसीपी रजिस्ट्री में सेव होगी, वहां से तुमको कुबरनेट का कमांड रन करना है और वो इमेज अप्लाई हो जाएगी। ठीक, इमेज अप्लाई करने के लिए बहुत सी चीजें करनी होती हैं, कुछ मतलब तरीके भी काफी हैं। लाइक तुम या तो जी क्लाउड कंसोल पे जाके जी क्लाउड की कमांड्स रन करो वन बाय वन जो भी हैं, और उसको डिप्लॉय कर दो। या भाई तुम ये सोचो कि नहीं, मैं इसके लिए कोड लिखता हूँ, उस कोड को मैं कॉल कर लूंगा, वो ऑटोमेटिकली सारी चीजें कर देगा। तो कौन सा बेस्ट ऑप्शन तुम्हें समझ में आएगा, कोड लिखने वाला है या कमांड रन करने वाला वन बाय वन? कमांड भी तो वही है ना सर, कोड और कमांड दोनों तो एक ही चीज है। नहीं, अगर कोडिंग पे जाएंगे तो हमारे पास एक लैंग्वेज होगी एक्स्ट्रा, जिसको हम बोलते हैं YAML, YAML लैंग्वेज। और अगर हम कमांड्स पे जाएंगे तो हम जी क्लाउड की कमांड यूज करेंगे। जी क्लाउड की कमांड बेसिकली यूज नहीं करता है, बहुत सी जगह पे यूज भी होता है, बट मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो हम कभी ये नहीं कहेंगे कि हाँ जी क्लाउड की कमांड यूज करके ये काम करो। सीधे सीधे जाओ, कोड बना लो और उस कोड पे डिप्लॉय कर दो सारी चीजें। तो उसका बेनिफिट ये होगा कि अगर कल को तुम्हें कोई इश्यूज आता है, ट्रबल शूट करना है, या प्रॉपर कुछ फंक्शनिंग नहीं हो रही है, डिप्लॉयमेंट नहीं हो रहा है करेक्ट, तो डायरेक्टली जाके उस कोड को चेक करके और फिर से उसको फिक्स कर सकते हो। ठीक है, कोड के लिए, कोडिंग के लिए विजुअल स्टूडियो कोड्स डाउनलोड करना होगा। ठीक, गूगल पे जाओगे, ये है विजुअल स्टूडियो कोड, माइक्रोसॉफ्ट की साइट से कहीं से भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इसको केवल डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट सेशन में इसमें दिखाएंगे कि इसमें गिट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, जी क्लाउड कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, और क्लाउड शेल कैसे करते हैं, मतलब सारी चीजें फिर तुम अपने लैपटॉप से ही रन कर सकते हो। ठीक है जी, इस पे जाके कोडिंग करते रहो विजुअल स्टूडियो पे, और उसको वहीं से पुश करो, सारी चीजें हो जाएंगी। या सर ये कोड, इमेज स्टोर कहाँ हो रहा है? ये इमेज स्टोर हो रहा है हब पे। अभी जो है वो तुम्हारी डॉकर हब पे इमेज है। जब इसको पुल करते हो तो ये gcr.io पे जाती है। gcr होता है गूगल क्लाउड रिपोजिटरी। रिपोजिटरी मतलब, रिपोजिटरी मैंने कल बताया भी था, वो फाइल्स होती हैं जहाँ पे हमें अपनी चीजें रखनी होती हैं, रखने के लिए एक फोल्डर वगैरह क्रिएट करती है, वही रिपोजिटरी कहलाती है। उसी रिपोजिटरी में ये स्टोर होती जाएगी लोकेशन के अकॉर्डिंग, और तुम वहां से पुल कर सकते हो डायरेक्टली। जब यहाँ से आप शेल कमांड रन करोगे तो आपको केवल, क्योंकि शेल कमांड का फायदा ये है कि इसमें डॉकर भी इंस्टॉल होता है, प्री इंस्टॉल मिलेगा, कुबरनेट्स भी मिलेगा, मैनुअली तुम्हें कुछ इंस्टॉल नहीं करना है। लेकिन जब तुम्हें अगर इसको अपने लैपटॉप से चलाना है तो तुम्हें कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से बस तुम्हें पुल कमांड, तुमने डॉकर की चलाई, पुल कर लिया, वो ऑटोमेटिक जीसीआर रिपोजिटरी में चला गया, गूगल क्लाउड रिपोजिटरी में। उसको डिप्लॉय किया या अप्लाई किया, या कुछ तो अप्लाई करके जैसे ही वो कंटेनर बनेगा, उसने पुल कहाँ से करना है, गूगल रिपोजिटरी से, और वो ऑटोमेटिक वहां से पुल करेगा, उसमें तुम्हें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालने। ठीक है, क्लियर? यस अब नेक्स्ट आते हैं, लाइसेंसिंग मॉड समझ में आ गया? यस सर। दो ही मॉड है,
ऑटो पायलट या स्टैंडर्ड। पॉड्स क्या है? अ लॉजिकल बाउंड्री ऑन द कंटेनर। कंटेनर के ऊपर रियल में पॉड्स कुछ वैसे दिखेंगे नहीं, तुम्हें एक्सेस करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि गेट कमांड से पॉड कौन कौन से क्रिएट हुए हैं। ठीक है। और इन सेकेंड थिंग वी कैन से कंटेनर आर द क्रिएटेड अंडर अ लॉजिकल बाउंड्री दैट कॉल्ड पॉड। मीन्स जो कंटेनर है वो किसी लॉजिकल बाउंड्री के अंदर क्रिएट होगा, जिसको हम पॉड कहेंगे। और पॉड हमारे सिंगल कंटेनर भी हो सकते हैं, मल्टी कंटेनर भी हो सकते हैं। ये डेफिनेशन है पॉड की। तो ये इंटरव्यू पर्पज से, ठीक। और खुद को भी पता होना चाहिए कि पॉड क्रिएट कहाँ हो रहा है, कंटेनर क्रिएट कहाँ हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है नेटवर्किंग मोड की। क्यूबरनेट्स में नेटवर्किंग कैसे होती है? अब मैंने 3 नोड क्लस्टर अभी बनाते हैं, जो बाय डिफॉल्ट बनता है वो 3 नोड क्लस्टर बनता है। ठीक है। ये मेरा नोड 1, नोड 2, नोड 3, इनके बीच में ये नेटवर्किंग कैसे हो रही है? पहली चीज कि जब मैं बीपीसी क्रिएट कर रहा था तो मैंने वहां पे एक सेकेंडरी आईपी रेंज ली थी। ठीक है। सेकेंडरी आईपी रेंज ली थी मैंने। उस सेकेंडरी आईपी रेंज को हम पॉड पे कहीं पे देते हैं। तो पॉड पे एक जगह पे मैंने दिखाया था ना तुम्हें कि उस सेकेंडरी आईपी जो पॉड की आईपी थी वो ऑटोमेटिक भी पिक कर रहा था और क्रिएट भी कर रहा था। अगर मैं सेकेंडरी आईपी रेंज नहीं भी दूंगा तो भी जब मैं क्लस्टर क्रिएट करूंगा तो क्लस्टर एट द टाइम ऑफ क्रिएशन क्लस्टर क्या करता है कि वो दो सेकेंडरी आईपी रेंज उस पर्टिकुलर बीपीसी में, जिस बीपीसी में हम क्लस्टर बना रहे हैं उसी बीपीसी में वो दो आईपी रेंज क्रिएट करता है, सेकेंडरी आईपी रेंज, जो इसमें से एक सर्विसेज के लिए होती है और एक पॉड के लिए होती है। इतना याद रहेगा। Yes, भैया। यहाँ पे मैं दिखाता चलता हूँ वही। अगर मैं बीपीसी की बात करूँ तो बीपीसी में मैंने मैनुअली, या तो मैं मैनुअली क्रिएट कर लूँ उसको। अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा हूँ तो वो क्या करेगी, वो मुझे आईपी रेंज देगी सेकेंडरी आईपी, ऑटोमेटिक नहीं ले सकता। ठीक। उस सेकेंडरी आईपी रेंज के अकॉर्डिंग हम पॉड में जाके जो रेंज है वो सेलेक्ट करेंगे और उस पे ही सारी चीजें डिप्लॉय होंगी। मतलब एक सर्विसेज के लिए होगा और एक पॉड के लिए होगा। और अगर हम नहीं भी लेते हैं कि चलो हम सेकेंडरी आईपी रेंज क्रिएट नहीं किया, मैंने बीपीसी में केवल एक ही आईपी रेंज रखी। ठीक। लाइक दैट कि ये सेकेंडरी आईपी रेंज है। तो उस केस में क्या है, ये ऑटोमेटिक हमारे लिए यहाँ पे क्रिएट कर देगा। सबनेट में आएगा, किसी भी सबनेट में जाओगे तो जो मेरा सेकेंडरी आईपी रेंज है ना पॉड और सर्विसेज का, अगर ये मैं नहीं क्रिएट की है मैंने, तो भी जब मैं कंटेनर बनाऊंगा या जब मैं क्लस्टर क्रिएट करूंगा तो गूगल ऑटोमेटिक यहाँ पे तुम्हें 2 रेंज क्रिएट करके दे देगा। ठीक। और इसमें एक रिक्वायरमेंट होती है कि अगर /24 का ले रहा हूँ, मिनिमम /24 का ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक। तो अगर मैंने इसको डिलीट कर दिया, मैं एक आईपी रेंज और इसमें दे देता हूँ पॉड के लिए, और उस पे रेंज देता हूँ 192.168.0.0/24। ठीक। 23 इसको 24 ही रखते हैं, इसको मैं 1 कर देता हूँ। ठीक है। इसको अब सेव कर देंगे तो ये एडिट होके सेव हो गया। तो मेरी अब ये आईपी रेंज आ गई सेकेंडरी पॉड की। तो जब मैं पॉड क्रिएट करूंगा ये आईपी रेंज मैं वहां पे दूंगा और ऑटोमेटिक यहाँ से ले लेगा। नहीं तो ऑटोमेटिक अगर नहीं भी कर रहा है, भूल गए, तो वो फिर से ऑटोमेटिक यहाँ पे क्रिएट कर देगा। जब हम क्लस्टर क्रिएट कर लेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको। अगर चाहो तो मैं क्लस्टर भी क्रिएट करके दिखा देता हूँ। ठीक है। क्लस्टर मैं क्रिएट कर देता हूँ, 5 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर देना। जब क्लस्टर क्रिएट हो जाएगा तो इसको हम
इंटरव्यू क्वेश्चंस में क्या पूछा जाएगा कि जोनल क्लस्टर क्या है, रीजनल क्लस्टर क्या है, डिफरेंस इसमें क्या है। ठीक। सेकेंडरी ये पूछा जा सकता है कंट्रोल प्लान क्या होता है, कंट्रोल प्लान वर्जन कौन सा चल रहा है, किस वर्जन पे तुमने काम किया है। ठीक है। फिर जो बाय डिफॉल्ट कितने नोड क्रिएट होते हैं, तो बाय डिफॉल्ट 3 नोड क्रिएट होते हैं। ठीक है। हम उसको चेंज कर सकते हैं बट बाय डिफॉल्ट गूगल 3 नोड क्लस्टर ही बनाता है। ठीक। ये इंटरव्यू पर्पज से है, काम आएंगे। फिर मैक्स सर्च मैंने पिछली बार बताया था बट यहाँ पे इसका अभी हम इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसको जब हम अपग्रेड करने के लिए या किसी करने के लिए, जैसे कैनरी डिप्लॉयमेंट होती है हमारा या ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट होती है, तो वहाँ पे हम उसको कैसे यूज़ करते हैं, वो उस पे हम तुम्हें ये YAML कोड्स में कैसे कन्वर्ट करके लिखते हैं इसको वहाँ पे बताएंगे। ठीक। फिर नोट्स पे आ जाते हैं। नोट्स पे हमने OS इमेज चूज़ किया, मशीन साइज चूज़ किया कि कितनी मशीन हमें कितनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमारी कॉस्ट भी चेंज होती है। फिर बूट डिस्क साइज यहाँ पे चेंज किया जैसे हम VMs वगैरह में करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉड पर मैक्सिमम पॉड पर नोड, नोड के अंदर हम कितने पॉड बना सकते हैं वो भी डिपेंड करता है कि स्लैश किस रेंज की आईपी है। स्लैश 24 रेंज की आईपी है तो 110 65 से 110 तक है, तो हम कुछ भी दे देते हैं, हम 30 भी दे सकते हैं इस पे अपने अकॉर्डिंग। ठीक। और ये देखो मास्क फॉर पॉड एड्रेस रेंज पर नोड स्लैश 24, अगर हमने 30 लिया है तो, अगर हम इसमें 110 ले रहे हैं तो 24। इस पे डिपेंड करता है कि मास्क का एड्रेस क्या होना चाहिए। ठीक है। तो हम यहाँ पे 24 ही ले लेते हैं, 26 आ गया। स्लैश CIDR रेंज चेंज हो रही है इसका मतलब। ठीक है। और अगर हम इसी को हम 30 कर देते हैं तो भी 26 रहता है, 60 कर देते हैं तो 25 हो जाता है। ठीक है। 65 से ऊपर चले जाएंगे तो ये 24 हो जाएगा, मीन्स कम होगी। पिछली बार वाला वो तुम्हें लिंक तुम लोगों ने देखा था, ये रहा लिंक, क्लिक किया मैंने, इस लिंक में ये क्लियर दे रखा है कि किस रेंज पे, अगर 8 से लेके 110 तक मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉट्स हम बता डिफाइन कर सकते हैं और उसके हिसाब से CIDR रेंज हमारी चेंज होती है, नंबर ऑफ IP एड्रेसेस चेंज होते हैं। ठीक है। अब नेटवर्क टैग, अगर मैंने कोई टैग बना रखा है वो टैग मैं यहाँ दे सकता हूँ। टैग हो गया जैसे IAPFW जो हम IAP के लिए यूज़ कर रहे थे। ठीक। अब ये आ गया तुम्हारा जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था कि ऑटोमेटिकली क्रिएट सेकेंडरी IP रेंज, इस पे अगर मैं चेक कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिक वहाँ क्रिएट कर देगा मेरे BPC के अंदर। और अगर इसको मैं चेक नहीं करता हूँ तो यहाँ पे मुझे रेंज सेलेक्ट करनी होगी। ठीक है। और मैं ये रेंज सेलेक्ट कर लूंगा। अब ये 26 है तो 26 की रेंज इसमें दिख रही है, 26 पे 17 to 32 पॉड। तो अभी मैं क्रिएट करूंगा तो क्रिएट नहीं होगा कुछ भी, मुझे यहाँ पे ये लेना पड़ेगा 26 की रेंज पे। अब मैं क्रिएट करूंगा तो क्रिएट हो जाएगा। अगर मैंने पहले जहाँ पे 65 लिए थे ना मैक्सिमम पॉड्स, तो वहां पे अगर मैं इसको लेता तो /26 है ना, ये नहीं लेता। इसलिए मैंने इसको चेंज किया क्योंकि /26 पे अगर हम ले रहे हैं तो 17 से 32 के बीच में ही पॉट्स ले सकते हैं मैक्सिमम। और अगर मैं ये रेंज रखूंगा तो मेरा जो पॉड की रेंज है वो /25 होनी चाहिए, ये वाली रेंज। समझ में आ गया ये? यस सर। किसी को भी कंफ्यूजन इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, मैक्सिमम पॉड पर नोड और सेकेंडरी CIDR रेंज पॉड की? ये तो प्री डिफाइंड काइंड ऑफ थिंग है। हाँ, प्री डिफाइंड है। दूसरी बात है रेंज तुम्हें डिफाइन कर दी है इन्होंने। अगर मान लो किसी कोई भी चीज मिसमैच करेगी तो वो क्रिएट नहीं करेगा। लास्ट टाइम हमको ये प्रॉब्लम हो रही थी कि हम 26 लेके तो हमने यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लिया था जल्दीबाजी में। ठीक। क्योंकि हमें इसको डिफाइन करना ही था आगे, तो हम बोले पहले क्लस्टर क्रिएट करके उस पर लॉग इन करना देख लेते हैं। तो ये रेंज हमको यहीं से लेनी पड़ेगी।
ठीक, इसके अंदर में होगा और इसी रेंज के स्लैश वाले रेंज पे ही, मीन्स जो CIDR रेंज है उस पे ही मेरे पॉड का ये होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है सिक्योरिटी। इसमें सर्विस सर्विस अकाउंट कौन सा लेना है। अब मैंने ये सर्विस अकाउंट क्रिएट किया था, ये डिफॉल्ट है। तो मोस्टली हम क्या करते हैं कि एक अपना नया सर्विस अकाउंट बना के रखते हैं GKE में, इसलिए कि जब हम गिट पे जाएंगे और गिट के साथ हम CI/CD पाइपलाइन क्रिएट करेंगे तो वहां पे हमें एक सेपरेट सर्विस अकाउंट चाहिए होता है। उस सर्विस अकाउंट पे कुछ राइट्स चाहिए होते हैं, उसकी कीज चाहिए होती हैं जो हमको वहां देनी पड़ती हैं टू क्रिएट द CI/CD पाइपलाइन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। हम अपना एक बस इतना समझो, अगर ज़्यादा नहीं समझ में आता है तो इतना समझो कि एक सर्विस अकाउंट बना के रखते हैं GKE क्लस्टर के लिए केवल। GKE कुबरनेट्स के लिए सर्विस अकाउंट अलग होता है, बिलिंग का सर्विस अकाउंट अलग होगा। ठीक है, फिर मेटा डेटा छोड़ देते हैं, अभी इसमें ज़्यादा कुछ हम तुम्हें बताएंगे नहीं, मेटा डेटा में क्या डालते हैं वो बाद में कवर करेंगे। फिर ये ऑटोमेशन से रिलेटेड, लाइक वर्टिकल पॉड ऑटो स्केलिंग है, ये है। ठीक, तो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। ये दोनों चीज़ें हम इसलिए दिखाते चल रहे हैं कि तुम लोगों को चीज़ें समझ में आए। तो जब हमने सेकेंडरी IP रेंज दे दी पॉड के लिए, तो पॉड को तो IP मिल गई, नोड हमने क्रिएट किया तो नोड की भी एक IP बन गई, क्योंकि कोई भी सर्वर तुम बनाओगे विंडोज़ का हो या लिनक्स का हो तो उसके पास भी एक IP होगी। होगी? अरे हाँ कि ना? यस सर। जी सर। तो हमें नोड को IP मिल गई ये, और इसी की अगर हम बात करें तो हमारे पॉड को भी एक IP मिल गई। पॉड को IP कहाँ से मिल गई? जो हमने सेकेंडरी रेंज चूज की उससे। ठीक, क्लियर है? लेकिन यस। अब बचता क्या है? कंटेनर। कंटेनर नहीं, अब पॉड के अंदर कंटेनर होगा तो कंटेनर के बीच में नेटवर्किंग कैसे होगी? कंटेनर कहीं ना कहीं तो एक दूसरे से, अगर मान लो मैंने Nginx के 5 कंटेनर बना दिए, मतलब पांचों के बीच में हम कैसे करेंगे नेटवर्किंग, वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे? या हमने सिक्वल का ही बना दिया सपोज। ठीक, सिक्वल सर्वर के हमने कंटेनर बना लिए, तो सिक्वल सर्वर का जो कंटेनर है वो एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करेंगे? उसके बीच में कोई तो लॉजिक चलेगा हमारा, क्योंकि अगर वो उसके बीच में कोई टेक्नोलॉजी या कोई लॉजिक नहीं लगेगा तो उसके कनेक्शंस होंगे ही नहीं आपस में। तो जब मेरा पॉड हो गया, जो कंटेनर है वो कम्युनिकेट करता है थ्रू पॉड। और पॉड जो आया था, देखो इसके लिए केवल कुबरनेट्स ही नहीं है मार्केट में, डॉकर स्वार्म भी है एक चीज, जिसमें डॉकर स्वार्म में कुछ कमियां थी जिसकी वजह से लोग कुबरनेट्स की तरफ आए। कुबरनेट्स गूगल का डिप्लॉय किया हुआ टूल है जो आज की डेट में RHEL कम्युनिटी मैनेज करती है इसको, जो रेड हैट कम्युनिटी जिसको मैनेज करती है वही। तो कुबरनेट्स के अगर सर्टिफिकेशन के लिए भी जाओगे तो वो कुबरनेट का सर्टिफिकेशन भी यही कराता है। तो पॉड को इन्होंने जो बनाया था कि पॉड क्या है कि एक लॉजिकल बाउंड्री है जिसके अंदर हमारे कंटेनर्स हैं। पॉड की अपनी एक IP होती है, ठीक है, नोड की अपनी IP होती है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो पॉड टू पॉड कम्युनिकेशन होता है बेसिक लेवल पे। अभी यही समझो, पॉड टू पॉड कम्युनिकेशन होता है, और जब पॉड से पॉड का कम्युनिकेशन होता है तो अंदर जो कंटेनर होते हैं वो भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लगते हैं। ठीक है, ये चीज़ तुमको जी। समझ में आ गई। नोड मैक्सिमम नोड रेंज 8 to 110 होती है। ठीक है, ये मैं यहाँ से ये भी डाल दे रहा हूँ कि तुम्हें PPT में जब शेयर करेंगे तो PPT में एटलीस्ट ये चीज़ें सर्च ना करनी पड़े, क्योंकि पिछली बार मुझे पता है कि मैंने तो बता दिया था, तुम लोगों को ये लिंक
सेव किया है नहीं किया है तुम लोगों ने, वो तुम जानो। ठीक है, तो हमारे पास नोड का भी आईपी होगा, पॉड का भी आईपी होगा। ठीक है, और सर्विसेज के लिए भी एक आईपी होता है। अब ये सर्विसेज क्या होती हैं? तो कंटेनर्स में या कुबरनेट्स में जो सर्विसेज होती हैं, देयर आर 3 टाइप ऑफ सर्विसेज। क्लस्टर आईपी, 3 नोड क्लस्टर है, तो ये इन क्लस्टर पे एक आईपी आएगा जिसको क्लस्टर आईपी कहते हैं। फिर दूसरा होता है नोड पोर्ट, और तीसरा जो होता है वो होता है लोड बैलेंसर। ठीक, लोड बैलेंसर तो नाम से समझ में आ रहा होगा, बट इसको मैं बाद में डिफाइन करूंगा ज़्यादा अच्छे से। यहाँ तक समझ में आ गया? नंबर ऑफ पोर्ट, नंबर ऑफ नोड, कैसे मैक्सिमम कैसे होता है, ये इस लिंक में क्या चीज़ थी कि कितने स्लैश पे होगा, स्लैश क्या होगा CID रेंज, तो कितना पॉड क्रिएट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब ये GKE कैसे वर्क करता है, GKE में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इस पे बात करेंगे। इससे पहले हम एक बार एक क्लस्टर क्रिएशन को कंप्लीट कर लेते हैं क्या है। ठीक, ये हमारा ऑटो स्केलिंग का पार्ट है, जब इस पे आएंगे तो ये बता देंगे। नेटवर्किंग का पार्ट हो गया, कौन से BPC में है, कौन से सबनेट में है। प्राइवेट क्लस्टर है, प्राइवेट क्लस्टर हमने ले लिया। प्राइवेट क्लस्टर क्यों लेते हैं इसमें, देखो, चूज अ प्राइवेट क्लस्टर टू असाइन internal IP address to pod and node. This isolation, this isolates the cluster workload from public network. Means public network से इसको isolate कर देता है, and you cannot change the setting after the cluster created. Means cluster create हो गया, उसके बाद तुम चेंज नहीं कर सकते कोई भी सेटिंग। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे कि इसको पब्लिक क्लस्टर में नहीं रखना है हमको, तो हमने वहां से इसको हटा दिया। और प्राइवेट क्लस्टर है तो एक चीज और रहेगी कि वो मोर सिक्योर है, तो फॉर सिक्योरिटी पर्पस कह सकते हो या जैसा भी। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करो तो तुम्हारा डेटा तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और डेटा हो या कुछ भी हो, अगर अपना इन्वायरमेंट हमको सेव करना है तो हम अलग अलग तरह की सिक्योरिटी चीज़ें यूज़ करते हैं, जिसके लिए एक ऑप्शन ये भी है कि हम पब्लिक क्लस्टर नहीं लेते हैं कि हर एक आदमी आके उसको एक्सेस करे, हम प्राइवेट क्लस्टर लेते हैं। ठीक है, किसी भी क्लाइंट के लिए जाओगे तो याद रखना हमेशा प्राइवेट क्लस्टर लोगे तुम। ठीक है, कोई डाउट है इसमें किसी को? ये रहा पब्लिक क्लस्टर की डेफिनेशन। सर पब्लिक क्लस्टर कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं? पब्लिक क्लस्टर अपना टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, सिंपल सा ऑप्शन है। कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके अगर तुम ये चाहोगे कि पब्लिक क्लस्टर यूज़ करो तो इट्स नॉट द बेस्ट प्रैक्टिस। और जब पब्लिक क्लस्टर यूज़ करेंगे तो देखो ये ऑटोमेटिक कंट्रोल प्लान के लिए IP रेंज भी मांगेगा। हम इसको सिलेक्ट, जो IP रेंज दी है वही IP रेंज ले लो, कोई दिक्कत नहीं तुम्हें। कंट्रोल प्लान पे तुम कोई भी IP रेंज दे सकते हो। चला गया ये एरर आ रहा था ना यहाँ पे नेटवर्किंग में। ठीक, पब्लिक क्लस्टर कॉन्फ़िगर एक्सेस फ्रॉम पब्लिक नेटवर्क to the clusters workload router is not created automatically. You cannot change this setting after the cluster is created. तो दोनों केस में ही क्लस्टर क्रिएट होने के बाद तो चेंज नहीं कर सकते, बहुत सी सेटिंग्स नहीं चेंज कर सकते, लेकिन एक सिक्योर और नॉन सिक्योर की बात करें तो प्राइवेट क्लस्टर ज़्यादा सिक्योर होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अभी तक कोई कंफ्यूजन? अब जो बता रहे हैं ये लास्ट है आज के सेशन में, क्योंकि यही मेन चीज़ है, हाउ GKE वर्क्स। इसमें पहले मैं कंपोनेंट्स को इंट्रोड्यूस करूंगा, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो अभी तक खैर इतना तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्लस्टर बनाते हैं, उसमें नोड्स होते हैं। इतना आ गया समझ में?
तीनों लोगों से जी मैं पूछ सर। रहा हूँ कि हर जी सर। एक वर्ड को मैं 1 2 3 बार रिपीट कर रहा हूँ। क्यों रिपीट कर रहा हूँ? क्योंकि तुम लोगों का रिप्लाई बहुत लेट आ रहा है। अगर मुझे तुम लोग कंटिन्यू ऐसे बोलो ना, जैसे अभी शशि ने बोला यस सर, तो मुझे भी लगेगा कि इंटरेस्ट ले रहा हो, समझ में आ रहा है, तो मैं ज्यादा तेजी से आगे चलूँ। मुझे लगता है कि अगर तुम्हारी तरफ से जवाब नहीं आ रहा है तो तुम लोग सुस्त पड़े हुए हो, तो चलो ठीक है, एक एक चीज को 2 2 3 3 बार बता देते। तो थोड़ा सा एक्टिव हो जाओगे तो ज्यादा। तो जब भी हम कुबरनेट्स की बात करते हैं, हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है मास्टर और एक होता है नोड। मास्टर जो होता है वो चीजों को कंट्रोल करता है, वो हमारे डिप्लॉयमेंट को, मीन्स अगर मैं कोई कंटेनर बना रहा हूँ तो उस कंटेनर को लेके जाता है हमारे नोड पे कि किस नोड पे उसको डिप्लॉय करना है। ठीक है। तो ये सारी चीजें मास्टर मास्टर के अपने कंपोनेंट्स होते हैं, नोड के अपने कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। गूगल हमेशा 3 नोड क्लस्टर बाय डिफॉल्ट क्रिएट करता है। सर ये जो, हाँ, वीडियो पॉज करके सर 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, मुझे ऑफिस वाली कॉल में स्विच करना है चलो, सर। तो बात कर रहे थे कि जीकेई में अगर मैं कंटेनर्स क्रिएट कर रहा हूँ या कुछ भी, तो मुझे सबसे पहले तो क्लस्टर पे नोड क्रिएट करना होता है। ठीक है। उस नोड के साथ साथ, मतलब बाय डिफॉल्ट कितने 3 नोड क्रिएट करता है क्लस्टर जब बनाते हैं, तो नोड के साथ यस। में नोड और मास्टर, दो चीजें होती हैं। मास्टर भी हम क्रिएट करते हैं, बट जीसीपी के केस में क्या है कि जैसे हम जिस पे कंट्रोल प्लान बना रहे हैं। ठीक है। कंट्रोल प्लान ही हमारा मास्टर होता है। जो मैंने कंट्रोल प्लान की आईपी दी थी क्रिएशन के टाइम पे, देखा होगा ना, ये इनेबल कंट्रोल प्लान ग्लोबल एक्सेस, दिस कंट्रोल प्लान इज कॉल्ड मास्टर, और यू कैन से इज अ कंट्रोल प्लान। तो कंट्रोल प्लान बनाते हैं प्लस नोड्स बनाते हैं। बट जीसीपी के केस में कोई भी ऐसा लाइसेंस नहीं जिसमें वो तुमको कंट्रोल प्लान मैनेज करने की ऑथराइजेशन दे रहा है या एक्सेस दे रहा है। इट मींस कंट्रोल प्लान पूरा पूरा बैकएंड से गूगल मैनेज करता है। कंट्रोल प्लान में अगर तुम इसको VMware पे क्रिएट करोगे तो यू हैव टू क्रिएट अ वन मोर VM फॉर कंट्रोल प्लान, एंड you need to install the services which is required for this। ठीक है। तो कंट्रोल प्लान हम मैनेज नहीं करते हैं, बट हमें कंट्रोल प्लान का पता होना चाहिए कि कंट्रोल प्लान का क्या यूज है और क्या कंपोनेंट्स होते हैं इसके। ठीक है। तो सबसे पहले कंट्रोल प्लान की बात करें तो कंट्रोल प्लान में मेरा एक रिसोर्स कंट्रोल होता है, जो कि रिसोर्स को कंट्रोल करता है, कैसे क्या है, कहाँ पे जाना है रिसोर्स, उसके लिए एक शेड्यूलर होता है। ये रिसोर्स को मेरे शेड्यूल करता है कि रिसोर्स कौन से नोड में जाएगा, नोड 1 में जाएगा, नोड 2 में जाएगा, कौन से पॉड के अंदर जाएगा। ठीक, वो शेड्यूलर करता है। स्टोरेज, या इसको हम बोल सकते हैं ETCD। कहीं पे तुम पढ़ोगे स्टोरेज, अभी हम यहाँ पे स्टोरेज कह रहे हैं सिंपली, कहीं पे तुम कहोगे कि ले ETCD है, ETCD। ठीक है। तो ETCD कहोगे, ले भैया ने तो गलत बता दिया यार, बट वो स्टोरेज ही होता है ETCD। ठीक है। और जो मेन कंपोनेंट होता है दैट इज API सर्वर। सर ये जो ETCD होता है, हम्म। ये कोई डायरेक्टरी होती है स्लैश के अंदर? वैसा ही होता है। ETCD में क्या होता है कि ETCD में जो भी तुम्हारे नोड और इन सब की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह चीजें होती है ना, वो वहां पे होती है। लाइक अगर, जैसे लाइनक्स में ग्रब होता है, सारी हाँ, कॉन्फ़िगरेशन वहां पर ग्रब में होता है। लाइनेक्स में भी एक चीज देखोगे, ETC करके फोल्डर होता है, हाँ, ETC के अंदर स्लैश ETC। सारा कुछ आता है हाँ, सर, तो बस सेम जितनी भी लाइक दैट, कमांड्स होती हैं। ओके सर। वैसे ही। कौन कौन से कंपोनेंट हो गए हमारे, इतना अभी याद रखना जो बता रहे हैं। एक तो कंट्रोल प्लान होता है और दूसरा नोड्स होते हैं। कंट्रोल प्लान को हम मास्टर कह सकते हैं और नोड्स को नोड्स कह सकते हैं, मास्टर और नोड। तो क्या होगा हमारे पास, कंट्रोल प्लान और नोड। कंट्रोल प्लान के अंदर कुछ सर्विसेज होती हैं, जिसमें मेन सर्विस जो होती है वो एपीआई सर्विस होती है। एपीआई सर्विस क्या करती है, वो कंट्रोल प्लान को नोड से भी कम्युनिकेट कराती है और कंट्रोल प्लान को डेवलपर से भी कनेक्ट कराती है। डेवलपर मीन्स जो
kubectl कमांड रन करते हैं, kubectl ही हम क्रिएट करने के लिए यूज करेंगे, डिलीट करने के लिए यूज करेंगे, गेट कमांड यूज करेंगे, कोई समरी किसी चीज की देखनी है तो kubectl इज अ कमांड। उस कमांड के थ्रू जैसे मैंने किया kubectl गेट पॉड्स, कि कितने पॉड्स है वो दिखा दे मुझे, तो kubectl की रिक्वेस्ट सबसे पहले कहाँ जाएगी, एपीआई सर्वर के पास जाएगी। अब एपीआई सर्वर देखेगा ये डिप्लॉय करने के लिए है या इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए है। उसने देखा गेट करने के लिए। kubectl क्या है, आगे जाएगा और नोड पे जाएगा, नोड की कुछ सर्विसेज होंगी उनसे कम्युनिकेट करके डिटेल ले आके हमको शो कर देगा। अगर हमने दिया kubectl अप्लाई, मीन्स कोई चीज हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं, मीन्स डिप्लॉय कर रहे हैं, तो डिप्लॉय करने के लिए एपीआई के पास जाएगा, एपीआई शेड्यूलर के पास जाएगा, शेड्यूलर उसको शेड्यूल करेगा कि कहाँ पे जाना है, क्या है, रिसोर्स को कंट्रोल करना है किस तरह से, मतलब कि उस पे हमें क्या नोड पोर्ट लगाना है या कौन से पॉड के अंदर डालना है या कौन से नोड के अंदर डालना है, ये दोनों चीजें रिसोर्स कंट्रोलर और शेड्यूलर मिलके कर लेंगे और उसको पुश करेगा क्यूबलेट की तरफ और क्यूबलेट उसको डिप्लॉय कर देगा। तो बेसिकली जो भी कम्युनिकेशन, अगर मेरा कम्युनिकेशन कुछ भी होगा वो एपीआई सर्वर के थ्रू होगा। तो एक तो कंपोनेंट हो गया मेन एपीआई सर्वर, किसके कंट्रोल उसकी बात कर रहे हैं हम वो देखो, जोनल कंट्रोल प्लान की बात कर रहे हैं, उसके अंदर एपीआई सर्वर है मेन कंपोनेंट। 4 कंपोनेंट होते हैं याद रखना, रिसोर्स कंट्रोलर, फिर उसके बाद शेड्यूलर और उसके बाद ईटीसीडी। ठीक, ऐसे ही नोड पे जाएंगे तो नोड पे हमारे पास कई कंपोनेंट होते हैं। लाइक नोड पे अगर मैं जा रहा हूं तो एक तो मेरे पास सबसे पहले होगा क्यूबलेट। क्यूबलेट वो होता है जो मेरी रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड करता है। ठीक है, इसी में होता है क्यूब प्रॉक्सी। क्यूब प्रॉक्सी, क्यूब प्रॉक्सी यहाँ पे मैंने नहीं शो कर रखा है इस इमेज पे, लेकिन आगे अभी इसको डिफाइन करेंगे। तो क्यूब प्रॉक्सी अभी मैं केवल कंट्रोल पैनल कंट्रोल प्लान के बारे में डिफाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक तो क्यूबलेट्स होता है, दूसरा क्यूब प्रॉक्सी होता है। ठीक है, क्यूब प्रॉक्सी क्या करता है, अगर कोई यूजर, मान लो मैंने एक कंटेनर डिप्लॉय किया सीक्वल का या किसी और चीज का, तो यूजर क्या करेगा, यूजर डायरेक्टली हमारे कंट्रोल प्लान पे नहीं आएगा, यूजर डायरेक्टली जाएगा नोड पे और पहले वो क्यूब प्रॉक्सी पे जाएगा, क्यूब प्रॉक्सी उसको रीडायरेक्ट कर देगा पर्टिकुलर कंटेनर पे और वो डायरेक्टली उस कंटेनर को यूज कर लेगा। मींस अगर मैंने कोई वेब एप्लीकेशन की कंटेनराइज सर्विस डाली है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस वेब एप्लीकेशन को किसी यूआरएल के थ्रू या किसी आईपी के थ्रू एक्सेस करेगा। जैसे आईपी प्रिंटर होते हैं तुम लोगों के पास नेटवर्किंग पे, कि आईपी प्रिंटर को हम कहीं से भी मैनेज करने के लिए प्रिंटर की आईपी एड्रेस देते हैं, प्रिंटर का कॉन्फ़िगरेशन पेज आ जाता है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो बस वैसे ही कंटेनर को एक्सेस करने के लिए कोई आईपी रेंज होगी, उस आईपी को कोई ज्वाइन किया है क्या? सौरभ ड्रॉप करे हो बस गया। भैया डिस्कनेक्ट हो गया था, मेरा कॉल तो आ गई उस थी अचानक। आईपी रेंज को एक्सेस करेंगे और हमारा कंटेनर एक्सेस हो जाएगा। इसी के अंदर हम बीपीसी नेटवर्किंग भी आती है, कंटेनर कनेक्टेड जीसीपी सर्विसेज में, डिस्क, लोड बैलेंसर, मॉनिटरिंग, वो सारी चीजें हम इसके अंदर डाल सकते हैं। ये सारी चीजें पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन ऐसे होता है कि यूजर क्यूबलेट कमांड डेवलपर ने चलाई, एपीआई सर्विस के पास, सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है, वो क्यूबलेट्स के थ्रू इनको एक्सेस करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि जोनल और सिंगल जोन क्लस्टर और मल्टी जोन क्लस्टर, ये क्या होता है। ठीक है, 1 मिनट का पॉज लेते हैं, तुम लोग एक बार फिर से ये वाली चीजें देख लो, कोई कंफ्यूजन है ये रीड कर लो, अगर कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे। ये क्यूबरनेट आर्किटेक्चर है, कैसे होता है ये। लाइक कंट्रोल प्लान, कंट्रोल प्लान में मास्टर हो गया, मतलब एक मास्टर हो गया कंट्रोल प्लान के अंदर। यही मास्टर और कंट्रोल प्लान लगभग सेम ही होता है, बस इतना याद रखना कि कंट्रोल प्लान ही बोलना है हमको। ठीक है, दूसरा है कि वर्कर 1, वर्कर 2 या नोड 1 और नोड 2। ये यूजर है, यूजर क्या आता है कि नोड पे आएगा, क्यूब प्रॉक्सी उसको पॉड पे लेके चला जाएगा। ठीक, डेवलपर
एपीआई सर्वर पे आएगा, यहाँ से अपनी चीज़ें कमांड्स क्यूबलेट्स kubectl रन करेगा और वो डिप्लॉय हो जाएगा, शेड्यूलर पे जाएगा, शेड्यूलर उसको डिप्लॉय कर देगा क्यूबलेट्स पे, क्यूबलेट से कंटेनर के थ्रू वो डिप्लॉय हो जाएगा। ये फ्लो चार्ट है, ये तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, पूरे गूगल कर लोगे तब भी, क्योंकि हमने डाला ही नहीं है इसको कहीं अभी। ये मेरी थॉट है जो मुझे समझ में आया। ठीक, कुछ चीज़ें इधर उधर से मैंने ली हैं, चीज़ों को मिक्स किया है, तब ये एक इजी वे है समझने का कि मास्टर में अगर मैं कंट्रोल प्लान की बात कर रहा हूँ तो कंट्रोल प्लान में कंट्रोलर मैनेजर, ईटीसीडी, शेड्यूलर और एपीआई सर्वर, यही चार थे ना। अगर इस पे मैं जा रहा हूँ, कंट्रोलर, एपीआई, शेड्यूलर, ईटीसीडी, ये तुमको हो सकता है ज़्यादा इजी समझ में आए easily। सर जो डेवलपर होते हैं हम्म, वो एपीआई सर्वर यूज करते हैं, लेकिन कोई बाहर का यूजर है जैसे वो ये है ना। हाँ, तो ये अब सम कोवर एक प्रॉक्सी मिनट, यूज करेगा पहले। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि यूजर की बात करें या डेवलपर कौन है, तुम हो, क्योंकि तुम कंटेनर डिप्लॉय कर रहे हो। तुमने कंटेनर डिप्लॉय कर दिया, ये पॉड बन गया, पॉड के अंदर कंटेनर बन गया, पॉड को आईपी मिल गई अपनी, ठीक है, क्लियर। तुम डिप्लॉय जी सर। करोगे तो तुम एपीआई सर्वर यूज करोगे, एपीआई से शेड्यूलर, और वो उसको डिप्लॉय कर देगा इधर। लेकिन यूजर को क्या करना है, अब मान लो तुमने इसके अंदर बनाया है सीक्वल सर्वर और यूजर को राइट। सीक्वल एक्सेस करना है, तो यूजर क्या करेगा, यूजर इतना लंबा चक्कर लेके नहीं आएगा, यूजर डायरेक्टली जाएगा, यहाँ पे अंदर एक क्यूब प्रॉक्सी होता है, उस क्यूब प्रॉक्सी के पास, क्यूब प्रॉक्सी इसलिए होता है जो इसकी रियल आईपी आउटसाइड वर्ल्ड को ना दे। क्यूब ओके सर। प्रॉक्सी भी कह सकते हो, उस पर लोड बैलेंसर भी लगाते हैं, कई सर्विसेज है, लोड बैलेंसर या इनग्रेस डिप्लॉय करेंगे, इनग्रेस में हमें एक यूआरएल मिल जाता है, लोड बैलेंसर में हमें आईपी मिल जाती है, उससे हम एक्सेस करते हैं। तो जब यूजर वहां पे लोड बैलेंसर की आईपी या इनग्रेस का यूआरएल डालेगा तो प्रॉक्सी पे जाएगा, प्रॉक्सी इसको राउट कर देगा प्रॉड पे के कंटेनर पे, और ये यहीं से एक्सेस करेगा इसको, ठीक। ठीक है सर। ठीक है सर। क्योंकि तो यूजर को सर कहीं पे भी जाके ये kubectl कमांड नहीं रन करनी है, डिप्लॉय नहीं करना है कुछ, वो तो ऑलरेडी डिप्लॉय है चीजें, उसको एक्सेस करना चाह रहा है। लेकिन सर वो जैसे यूआरएल मिलेगा, यूआरएल किसी इंटरफेस का होगा, वो वेब इंटरफेस का होगा या कैसे वो यूआरएल वेबसाइट कौन होगी, सा? एक डोमेन वेबसाइट होगी, लाइक तुमने कोई डोमेन बना रखा है, उसी में एक पेज अलग से ऐड कर दिया, वो खुद ही तुम्हें देगा, जिस की भी एप्लीकेशन होगी, कि उसको इंग्रेस चाहिए तो इंग्रेस किस पे चाहिए, और नहीं तो तुम उसको एक लोड बैलेंसर दे सकते हो, लोड बैलेंसर की आईपी मिल जाएगी, उस आईपी को ब्राउजर पे डाल के वहां से एक्सेस कर लेगा। सर वो ऑथेंटिकेट बेस होगा या फिर डायरेक्टली यूआरएल से एकदम उसको एक्सेस हो जाएगा? डायरेक्टली यूआरएल से होगा, उस पर ऑथेंटिकेशन लगा है, किस लेवल की सिक्योरिटी लगी, मान लो पीकेआई लेवल की, पीकेआई कार्ड के थ्रू है तो उससे होगा, ऑक्टा के थ्रू है ऑथेंटिकेशन तो उससे होगा, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का ऑथेंटिकेशन लगा उस पर। या सिंपल सिंपल ऑथेंटिकेशन होगा कि यूआरएल मैंने ओपन किया, उस पर यूजर आईडी पासवर्ड आया, वहां से मैंने एक्सेस कर लिया उसको, ओके सर। ठीक है। सेम मतलब वो ठीक है किस सर। टाइप का एप्लीकेशन जिस जो देगा तुमको, वो भी अपनी डॉकर इमेज बना के देगा। अगर मान लो कोई डेवलपर है, उसको एक कोई अपनी पर्सनल एप्लीकेशन एप्लीकेशन चाहिए, तो उस पर्सनल एप्लीकेशन के लिए वो तुमको एक डॉकराइज फाइल देगा, इमेज देगा, उस इमेज को तुम कॉल करके कंटेनर डिप्लॉय करोगे, उस इमेज के अंदर ही उसने वो सारी चीजें दे रखी होंगी, सिक्योरिटी वाली चीजें जो भी, वो उनका काम होता है। हमारा काम नहीं होता है इमेज को क्रिएट करना, हमारा काम होता है इमेज को डिप्लॉय करना, ठीक है। या तो इमेज हमको वो डेवलपर देगा, नहीं तो डॉकर हब से जाके लेंगे, टेस्टिंग के लिए तो हम डॉकर हब से ले लेते हैं, तो डॉकर हब से लेंगे तो उसमें वो सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो होगा वही हमें मिलेगा। जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो अपनी डॉकराइज इमेज बना के देते हैं, तो उसमें उनकी ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, वो सारी चीज़ें उनकी अपनी होती हैं, ओके सर। ठीक है। तो जी सर। ये सारे कंपोनेंट्स हैं, कंट्रोलर, ईटीसीडी, शेड्यूलर, एपीआई सर्वर। रिक्वेस्ट आएगी डेवलपर की, कोई भी kubectl कमांड रन किया तो एपीआई पे आएगी। कंट्रोल मैनेजर क्या करता है, इन शॉर्ट मैंने दे रखा है इस पे कि कंट्रोल मैनेज रनिंग पॉड्स,
ये रनिंग पॉड्स की डिटेल रखता है कि कितने पॉड्स रन कर रहे हैं। ETCD कीप क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन एंड स्टेट क्या है उसकी। क्लस्टर मतलब ये जो मेरा वर्कर 1 2 है, इसको ही हम नोड 1 2 कर सकते हैं। क्लस्टर में हमारे मिनिमम 3 नोड होते हैं, हम 2 नोड पे दिखाए हैं इसको। ठीक है, तो ETCD में क्या होगा, इस इन नोड की स्टेटस कॉन्फ़िगरेशन और स्टेट क्या है इसकी, ठीक, वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे कंट्रोल प्लान के ETCD में होगी। शेड्यूलर क्या करता है, बाइंड पोर्ट टू नोड, मतलब पोर्ट पॉड को नोड से, जो भी नोड 1 या नोड 2 के साथ बाइंड करेगा कि ये पॉड हमारा किस नोड पे डिप्लॉय होना है। ठीक है, उसके बाद ये इसको आगे भेज देता है क्यूबलेट्स के पास। क्यूबलेट एक सर्विस होती है जो केवल हमारे नोड्स पे चलती है। फिर कंटेनर रन टाइम, कंटेनर रन टाइम वो इन्वायरमेंट होता है जो कंटेनर्स को लॉन्च करने के लिए मिले। ठीक, यूज टू लॉन्च कंटेनर, इसमें हम कह सकते हैं डॉकर और कई चीजें हैं, 2 3। ये क्यूबलेट यहाँ पे मैंने दे रखा है, एजेंट है। ठीक है, क्यूब प्रॉक्सी डिस्ट्रीब्यूट्स यूजर रिक्वेस्ट टू पॉड, उसके लिए यूज होता है। तो ये इसमें तुम्हें ये चीजें समझ में आ जाएंगे जो यहाँ पे ऊपर वाले में मेंशन की गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें समझ में आ गई। इसमें अभी कोई कंफ्यूजन है कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? नहीं सर। कंपोनेंट्स पता चल गए, क्यूबलेट्स, कंटेनर रन टाइम। कंटेनर रन टाइम वो इन्वायरमेंट होता है जिसके अंदर हमारा कंटेनर रन करता है। ठीक है, डॉकर भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जी सर। अब इसके बारे में ज्यादा डिटेल के लिए एक एक कंपोनेंट का डिटेल यहाँ पे। यूज टू लॉन्च कंटेनर्स, एग्जांपल डॉकर, आरकेटी। आरकेटी मुझे नहीं पता सिंपली क्या है, और CRI, इसीलिए मैं वहाँ पे चाहो तो इसको हटा सकते हो, जब नहीं पता है हमको तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है। बट एग्जांपल ये है कि हम डॉकराइज इमेज यूज करते हैं तो रन टाइम जो होता है वो डॉकर होगा। ठीक है, क्लियर है इतना? क्यूब प्रॉक्सी डिटेल यहाँ पे। ठीक, कंट्रोलर, नोड कंट्रोलर, राउट कंट्रोलर, सर्विस कंट्रोलर, 3 तरह की चीजें होती हैं, आगे इसको डिफाइन कर देंगे। ठीक, तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन अभी तक कि सर्विसेज कौन सी होती हैं? ठीक है, कंट्रोल प्लान क्या है, नोड क्या है। नेक्स्ट आते हैं कि हमारे जोनल और रीजनल क्लस्टर क्या होते हैं। पहले जोनल और रीजन को समझो। अब मान लो जैसे मैं ये बात करता हूँ, ये रीजनल और जोनल क्लस्टर क्या होता है। अगर हम जोन की बात करेंगे तो वो रीजन के अंदर जोन होता है। एक रीजन के अंदर मल्टीपल जोन्स होते हैं, लाइक ABC। तो अगर मैं रीजनल क्लस्टर की बात कर रहा हूँ और 3 नोड क्लस्टर बना रहा हूँ, और मेरे उस रीजन के अंदर 3 जोन है ABC, ठीक है, तो मेरे तीनों पे एक एक नोड बनेंगे। एक एक नोड यहाँ बनेगा, एक नोड यहाँ बनेगा, और एक नोड यहाँ बनेगा। ठीक है, मतलब अगर मैं रीजनल ले रहा हूँ तो रीजन के हर एक जोन में एक एक नोड बनेगा। ठीक, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ जोनल, तो जोनल मतलब जोन में बनेगा एक। ठीक है, इतना क्लियर है? अब यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसमें ये चीज है कि जोनल क्लस्टर क्या है। अब ये है सिंगल जोन क्लस्टर, मींस या तो ये A में है या B में है या C में है। तो सिंगल जोन है तो एक में के एक ही में बनेगा, तो एक ही मास्टर होगा हमारा, मतलब कंट्रोल प्लान एक ही होगा। ठीक है, क्यों?
क्योंकि भाई एक ही जोन में है, ए में है, तो बाय डिफॉल्ट एक ही कंट्रोल प्लान हमारा बनेगा। और नोड भी मल्टीपल बनेंगे, जो नोड हमारे उसी रीजन में रहेंगे, ए के अंदर या बी के अंदर या सी के अंदर। ठीक है, लाइक दिस जितने भी हम बनाएंगे वो सब इसी के अंदर आएंगे, चाहे वो कंट्रोल प्लान हो चाहे वो नोड्स हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सिंगल जोन वाला, मतलब जोनल। यहाँ पे देखो जोनल और रीजनल दो ही होते हैं, लेकिन मल्टी जोनल इसलिए होगा कि हमें ए बी दो पे ले लिया हमने, तो मल्टी जोन हो गया। और अगर सारे जोन पे ले लिया जो एक रीजन के अंदर है, तो रीजनल हो गया। यही डिफरेंस है। ठीक है, तो ये सिंगल जोन हो गया। अगर हम मल्टी जोन पे जा रहे हैं, तो मल्टी जोन में क्या होगा कि कंट्रोल प्लान हमने ए में बना लिया मान लो, और हमने जो नोड्स बना रहे हैं वो ए और बी दोनों में बना लिए, लेकिन फिर भी कंट्रोल प्लान एक ही है हमारे पास, तो वो क्या हो जाएगा, मल्टी जोन। कंट्रोल प्लान एक ही है, लेकिन जो जोन्स हमारे जो नोड्स हैं वो जोन ए में भी है, जोन बी में भी है, तो वो मल्टी जोन हो गया। लेकिन अगर एक ही में है सारे जोन, मतलब जोन ए में हमने बनाया कंट्रोल प्लान और उसी में हमने 2 या 3 नोड बना दिए, तो वो सिंगल जोन क्लस्टर हो जाएगा। क्लियर है? फिर आता है रीजनल क्लस्टर। अब रीजनल क्लस्टर में हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम या तो तीनों जोन, जोन ए, जोन बी, जोन सी, तीनों में हम अपना कंट्रोल प्लान ले लें। लाइक कंट्रोल प्लान हमने यहाँ पे भी लिया है, यहाँ पे भी लिया है, ये जोन ए है, ये जोन बी है। यहाँ पे जोन ए में हमने 2 नोड्स ले लिए, जोन बी में भी नोड्स ले लिए। मान लो हमने 4 नोड्स क्लस्टर बना रहे हैं, तो 2 नोड ए में गए, 2 नोड बी में गए। वो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं जब हम इसको क्रिएट कर रहे होते हैं। लाइक यहाँ पे नोड पे गए, फिक्स करने का ऑप्शन होता है इसमें कि मेंशन करना है डिफॉल्ट कि किस पे जाना है। लाइक ये कहीं तो मिलेगी, कहीं तो क्लस्टर बेस, ये रहा देखो। अब मान लो हमने जोनल ही लिया, स्पेसिफाई डिफॉल्ट नोड लोकेशन। ठीक, हम रीजनल ले लेते हैं यार। रीजनल में एशिया साउथ वन, एशिया साउथ वन। ठीक, इस स्पेसिफाई डिफॉल्ट नोड लोकेशन क्लिक किया, ए बी सी किस में लेना है तुम्हें। ठीक है, हमको 2 सेलेक्ट करना है, हमने 2 सेलेक्ट कर लिया। ये वाली क्वेरी खत्म हो गई, समझ में आ गया ये। इसी तरह से हम कंट्रोल प्लान को भी हम ले सकते हैं। अब हमने रीजनल लिया, तीनों ले लिया, अब हम कंट्रोल प्लान कहाँ से दे रहे थे, कंट्रोल प्लान नेटवर्किंग में था, तो ये आ गया यहाँ पे नीचे कंट्रोल प्लान वर्जन होगा। ठीक है, ये आ गया नेटवर्किंग में, आ जाए प्राइवेट क्लस्टर कंट्रोल प्लान, ये हो गया मेरा। अब कंट्रोल प्लान हम जिस जहाँ पे भी हम क्रिएट करना चाहेंगे वहाँ हम क्रिएट करेंगे, बट पहले इसको 30 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये जब मैं प्राइवेट आईपी ले रहा हूँ, प्राइवेट क्लस्टर ले रहा हूँ, तो प्राइवेट क्लस्टर में देखो ये फिर से एक चीज़ और नीचे पूछता है एडवांस नेटवर्किंग ऑप्शन में, क्लस्टर डिफॉल्ट पॉड एड्रेस रेंज। ठीक, और सर्विस एड्रेस रेंज मींस जो हमने सेकेंडरी आईपी क्रिएट की थी उसके लिए। ठीक, एक हमने सर्विस आईपी क्रिएट की थी सर्विस के लिए और एक पॉड के लिए, तो ये वही चीज़ें हैं। ठीक है, ये ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा उधर। अब ये इनेबल एचटीटीपी लोड बैलेंसर, नोड लोकल डीएनएस, इनेबल डेटा प्लान वर्जन 2, क्यूबरनेट नेटवर्क पॉलिसीज, ये सब नेटवर्क सेटिंग्स है, इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर रीजनल क्लस्टर है तो रीजनल क्लस्टर में भी एक ऑप्शन हो सकता है कि हम सिंगल कंट्रोल प्लान यूज करके मल्टी जोन पे बनाएं और मल्टीपल यूज कर लें। ठीक है, हर एक का लिंक
यहाँ पे दिया हुआ है, ये चीजें डिफाइन की हैं, जो बोल रहा है वही सारी चीजें इसमें भी लिखी हैं। इतना समझ में आ गया कि रीजनल क्या है, क्लस्टर क्या है, जोनल क्या है, ठीक है, मल्टी जोनल क्लस्टर क्या है, सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं कंट्रोल प्लान में और कौन सी सर्विसेज होती हैं नोड में। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन है तो जी बताओ। सर।